दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व वर्षों की जो प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने 2023 प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। तो जिन दोस्तों ने 2023 का हल प्रश्न पत्र कवर ना किया हो, वह जाके हमारे चैनल से उसको कवर कर सकते हैं। अब हम जो इस वीडियोज में देखेंगे दोस्तों, वह हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसकी। ठीक है दोस्तों, पूर्व वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों आगामी जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं हमारी यूपी पीसीएस की, उसके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला हर परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट करते हैं। जो पूर्व वर्षों के प्रश्न होते हैं वह हर परीक्षा में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिएगा। आगामी परीक्षा जो लगी हुई है उसके लिए ये सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट करते हैं परीक्षाओं में, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्नों को देखिएगा। चलिए हम पहला शुरू करेंगे दोस्तों, हमारा भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से हम पहले प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है। चलिए देखिए, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के प्रश्न से हम हल प्रश्न पत्र 2022 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। क्या है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा 12वां शिलालेख। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। ठीक है, फिर देखें, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है। ध्यानपूर्वक देखते चलें, सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। तो याद रखें दोस्तों 12वां शिलालेख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न हम दोस्तों क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे, वही आंसर को देखेंगे जो सही है। ठीक है, चारों ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे, परीक्षाएं पास में है, डिटेल में ना देख के दोस्तों हम केवल वही ऑप्शन को देखेंगे जो हमारे सही होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चले। पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, समन्वय के बारे में। तो याद रखें 12वां शिलालेख। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते चलें, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। क्या है, कह रहा है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो हम सही आंसर क्या मार्क करेंगे, दोनों ए 1 तथा 2 दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में सही है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में हमारे कथन दिए गए हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला कथन दिया गया है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि इन मुद्राओं की तौल प्रमाण 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो दोनों पॉइंट हमारे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है। ठीक है, फिर देखिए, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। और सही आंसर हम मार्क करेंगे ए, यानी कि 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है उसको देखेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए मोहनजोदड़ो एवं लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए मोहनजोदड़ो एवं लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, चलिए दार्शनिक और उनके दर्शन। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। यहाँ दार्शनिक है और दर्शन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए रामानुज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों विशिष्टाद्वैत से। क्या है, रामानुज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों विशिष्टाद्वैत से। ठीक है, फिर है दोस्तों मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य को हम सुमेल करेंगे दोस्तों द्वैत से। ठीक है, मध्वाचार्य को सुमेल करेंगे द्वैत से। फिर दिया गया है दोस्तों निम्बार्क,
तो निम्बार्क को हम सुमेल करेंगे किससे? निम्बार्क को हम सुमेल करेंगे दोस्तों द्वैताद्वैत से, ठीक है। निम्बार्क को सुमेल करेंगे द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य को हम सुमेल करेंगे दोस्तों शुद्धाद्वैत से, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर से देखेंगे, रामानुज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों विशिष्टाद्वैत से। क्या है? रामानुज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों विशिष्टाद्वैत से। मध्वाचार्य को हम सुमेल करेंगे दोस्तों द्वैत से। निम्बार्क को सुमेल करेंगे दोस्तों द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य को सुमेल करेंगे शुद्धाद्वैत से, ठीक है। फिर देखिए, रामानुज को सुमेल करेंगे विशिष्टाद्वैत से, मध्वाचार्य को सुमेल करेंगे द्वैत से, निम्बार्क को सुमेल करेंगे द्वैताद्वैत से, वल्लभाचार्य को सुमेल करेंगे शुद्धाद्वैत से। फिर देखिए, रामानुज को सुमेल करेंगे विशिष्टाद्वैत से, मध्वाचार्य को सुमेल करेंगे द्वैत से, निम्बार्क को द्वैताद्वैत से, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत से। फिर देखिए, रामानुज को विशिष्टाद्वैत से, मध्वाचार्य को द्वैत से, निम्बार्क को द्वैताद्वैत से, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत से। और सही आंसर किसको मार्क करेंगे? वह करेंगे हम ऑप्शन बी को, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए यहां भी देखें नीचे, दार्शनिक रामानुज को सुमेल करेंगे दोस्तों विशिष्टाद्वैत से, ठीक है। रामानुज को सुमेल करेंगे दोस्तों विशिष्टाद्वैत से, मध्वाचार्य को सुमेल करेंगे दोस्तों द्वैत से, मध्वाचार्य को सुमेल करेंगे द्वैत से, निम्बार्क को सुमेल करेंगे द्वैताद्वैत से, ठीक है। निम्बार्क को सुमेल करेंगे दोस्तों द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य को सुमेल करेंगे दोस्तों शुद्धाद्वैत से, ठीक है। वल्लभाचार्य को सुमेल करेंगे दोस्तों शुद्धाद्वैत से, ठीक है। रामानुज को विशिष्टाद्वैत से, मध्वाचार्य को द्वैत से, निम्बार्क को द्वैताद्वैत से, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत से, ठीक है दोस्तों। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए पांचवा देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, देखें यहाँ कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों सर्ववर्मन, कह रहा है कि गया ताम्रपत्र, ठीक है। तो यही हमारा दोस्तों जो है वह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला जो हमारा है वह सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कह रहा है कि सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें, यहाँ गया ताम्रपत्र ना होकर यहाँ असीरगढ़ होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो हमारा पहला ही पॉइंट है सर्ववर्मन या गया ताम्रपत्र ना होकर दोस्तों असीरगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेंगे कि ईश्वर वर्मन हो जाएगा दोस्तों जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। क्या है? ईश्वर वर्मन हो जाएगा जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हो जाएगा हरहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्ता द्वितीय हो जाएगा देववाड़ाक अभिलेख, ठीक है। फिर देखिए, ईश्वर वर्मन हो जाएगा दोस्तों जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हो जाएगा हरहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्त द्वितीय हो जाएगा देववाड़िक अभिलेख, ठीक है दोस्तों। जबकि सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र ना होकर यह असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए देखें, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय देववाड़ाक अभिलेख, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो वह है हमारा ऑप्शन ए, जो कि दिया गया है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र या गया ताम्रपत्र से सुमेल ना होकर असीरगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गया ताम्रपत्र ना होकर असीरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए कह रहा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों देवराय की लड़ाई, ठीक है। फिर दिया गया है दोस्तों बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर दिया गया है दोस्तों सामूगढ़ की लड़ाई, फिर दिया गया है दोस्तों धर्मत की विजय। फिर देखिए, देवराय की लड़ाई, फिर दिया गया है दोस्तों बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर दिया गया है दोस्तों सामूगढ़ की लड़ाई, और फिर दिया गया है दोस्तों धर्मत में विजय, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते चलिए। कह रहा दोस्तों देवराय की लड़ाई, फिर दिया गया है दोस्तों बनारस के पास सूजा की पराजय, फिर दिया गया है दोस्तों सामूगढ़ की लड़ाई, और फिर दिया गया है दोस्तों धर्मत में विजय, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए जो प्रश्न दिया गया है इसका सही आंसर पहले हम मार्क करेंगे 2431, और फिर हम डिटेल देखेंगे। चलिए डिटेल देखें यहाँ पे क्या दिया गया है। प्रश्नगत लड़ाइयों का क्रम देखिए। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों बनारस के पास सूजा की पराजय। क्या है? बनारस के पास सूजा की पराजय, जो कि हुआ था दोस्तों फरवरी 1658 में, ठीक है। बनारस के पास सूजा की पराजय हुआ था दोस्तों फरवरी 1658 में, ठीक है। फिर देखिए, धर्मत में विजय हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। धर्मत में विजय हुआ था 15 अप्रैल 1658 में, ठीक है। फिर हुआ था सामूगढ़ की लड़ाई, कब हुई थी? 29 मई 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 में, और देवराय की लड़ाई हुई थी 13 मार्च 1659 में, ठीक है। याद रखिएगा, जो हमारा इसका आंसर का क्रम था वह था 2, 4, 3 और 1। और यहाँ डिटेल देखें, प्रश्नगत लड़ाइयों का क्रम देखें। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 में, ठीक है। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 में, ठीक है। धर्मत में विजय हुई थी 15 अप्रैल 1658 में, ठीक है। धर्मत में विजय हुई थी 15 अप्रैल 1658, ठीक है।
सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी दोस्तों 29 मई 1658 को, ठीक है। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को, और देवराय की लड़ाई हुई थी 13 मार्च 1659 को, ठीक है। तो आप लोग चारों डेट इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें क्या कह रहा है हमारा। सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखें। भवन और उनके निर्माणकर्ता के बारे में यहाँ पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए कह रहा है दोस्तों सुल्तानगढ़ी, तो सुल्तानगढ़ी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों इल्तुतमिश से, ठीक है। सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे दोस्तों इल्तुतमिश से, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि लाल महल, तो लाल महल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों बलबन से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जमात खाना मस्जिद, तो जमात खाना मस्जिद को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से। और फिर कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा हम सुमेल करेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। और सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन सी। फिर देखिए सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे इल्तुतमिश से, सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे इल्तुतमिश से, लाल महल को बलबन से, जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी से, और 2.5 दिन का झोपड़ा को कुतुबुद्दीन ऐबक से। फिर देखिए सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे इल्तुतमिश से, लाल महल को दोस्तों बलबन से, जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी से, और 2.5 दिन का झोपड़ा को कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। फिर देखिए सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे दोस्तों इल्तुतमिश से, लाल महल को सुमेल करेंगे बलबन से, जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी से, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से। फिर देखिए सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे इल्तुतमिश से, लाल महल को बलबन से, जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी से, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से। याद रखिएगा सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। नीचे देखें फिर, चलिए देखिए यहाँ सुल्तानगढ़ी को सुमेल करेंगे दोस्तों इल्तुतमिश से, लाल महल को दोस्तों बलबन से, जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी से, और 2.5 दिन का झोपड़ा को कुतुबुद्दीन ऐबक से। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, और लगातार पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे हम 8वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विधियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विधियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों गुजरात विजय। गुजरात विजय इसने की थी दोस्तों 1299 में, ठीक है। गुजरात विजय की थी इसने 1299 में, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों रणथंबोर, तो रणथंबोर को इसने विजय किया था दोस्तों 1301 में, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों वारंगल, तो वारंगल को इसने विजय किया था दोस्तों 1310 में, ठीक है। और फिर कह रहा है दोस्तों हमारा चित्तौड़, तो चित्तौड़ को इसने विजय किया था दोस्तों 1303 में, ठीक है। याद रखिए। अब चलिए हम काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा गुजरात, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा गुजरात, नंबर 2 सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1301 रणथंबोर, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा चित्तौड़ 1303, और फिर हो जाएगा दोस्तों वारंगल। और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे गुजरात को इसने विजय किया था 1299 में, ठीक है। रणथंबोर को इसने विजय किया था 1301 में, चित्तौड़ को विजय किया था 1303 में, और वारंगल को 1310 में। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा रणथंबोर, फिर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़, फिर हो जाएगा दोस्तों वारंगल, ठीक है। सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा रणथंबोर, फिर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़, और फिर हो जाएगा दोस्तों वारंगल, ठीक है। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल, ठीक है। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल। सबसे पहले इसने विजय किया गुजरात को 1299 में, फिर दोस्तों रणथंबोर को 1301 में, फिर दोस्तों चित्तौड़ को 1303 में, और फिर वारंगल को हमारा 1310 में। तो सही आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे हम क्या कह रहा है हमारा। जो हमारा 9वां नंबर प्रश्न है उसको देखें यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। चलिए देखिए 9वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाली जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, ठीक है। कह रहा है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाली जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मारवाड़, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा मारवाड़। कह रहा है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो याद रखिएगा दोस्तों मारवाड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं इसके काल क्रमानुसार को हम व्यवस्थित करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए यहां देखें, चलिए दोस्तों कह रहा है मुदकी का युद्ध, ठीक है। तो मुदकी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों कब। मुदकी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1845 में, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि पोर्टो नोवा का युद्ध, तो पोर्टो नोवा का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था कब। पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1781 में,
ठीक है। फिर है दोस्तों सकरखेड़ा का युद्ध। तो सकरखेड़ा का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 1724 में, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में, ठीक है। चलिए अब हम सुमेल करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा मुदकी का। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे सकरखेड़ा का युद्ध। कब हो जाएगा? 1724 में। तो थर्ड हमारा सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में लड़ा गया था। फिर फोर्थ हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पोटोनोवा का युद्ध। फिर हो जाएगा सी, और लास्ट में हमारा हो जाएगा मुदकी का युद्ध। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए को, ठीक है। यहाँ देखें सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? सकरखेड़ा का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? 1724 में। सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1724 में, ठीक है। फिर लड़ा गया बेदरा का युद्ध 1759 में, पोटोनोवा का युद्ध 1781 में, और मुदकी का युद्ध 1845 में, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा थर्ड, ठीक है, सकरखेड़ा का युद्ध। फिर हो जाएगा फोर्थ यानी कि बेदरा का युद्ध। फिर हो जाएगा पोटोनोवा का युद्ध। फिर हो जाएगा मुदकी का युद्ध, ठीक है। सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध, फिर पोटोनोवा का युद्ध, फिर मुदकी का युद्ध। सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध, फिर पोटोनोवा का युद्ध, फिर मुदकी का युद्ध, ठीक है। याद रखें सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, फिर बेदरा का युद्ध 1759 में, फिर पोटोनोवा का युद्ध 1781 में, फिर मुदकी का युद्ध 1845 में, ठीक है। तो क्रम हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, 2 और 1, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। फिर देखिए सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोटोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोटोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोटोनोवा का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ नीचे भी आप लोग एक बार फिर देखें। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए सकरखेड़ा का युद्ध देखें 1724 में, ठीक है। बेदरा का युद्ध देखें कब लड़ा गया? बेदरा का युद्ध लड़ा गया 1759 में, पोटोनोवा का युद्ध लड़ा गया 1781 में, और मुदकी का युद्ध लड़ा गया 1845 में, ठीक है। फिर देखें सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध लड़ा गया 1759 में, पोटोनोवा का युद्ध 1781 में, और मुदकी का युद्ध 1845 में। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। पूर्व वर्ष के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें कह रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, शाहजहां, ठीक है। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो याद रखिए दोस्तों शाहजहां इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिएगा आने वाली परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए 12वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ देखें, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अधिकारी और उनके कार्य, ठीक है। कह रहा है तलार, क्या कह रहा है दोस्तों? तलार। तो तलार कौन था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था दोस्तों हमारा तलार, ठीक है। रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था हमारा तलार। फिर कह रहा है दोस्तों पट्टकोल। तो पट्टकोल कौन था? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था हमारा पट्टकोल, ठीक है। ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था हमारा पट्टकोल। फिर कह रहा है सहसा अधिपति, ठीक है। तो सहसा अधिपति कौन था दोस्तों? सहसा अधिपति था दोस्तों चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी, ठीक है। चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि बलाधीप। तो बलाधीप कौन था? तो याद रखिए बलाधीप हमारा चुंगी का संरक्षक था, ठीक है। बलाधीप कौन था? चुंगी का संरक्षक। और सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे? वह है हमारा ऑप्शन बी, हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए तलार कौन था? तो तलार था दोस्तों रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था हमारा तलार। क्या है? तलार था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों पट्टकोल। तो पट्टकोल कौन था? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था, ठीक है। पट्टकोल कौन था? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी, ठीक है। सहसा अधिपति कौन था? चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। सहसा अधिपति चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधीप कौन था? तो चुंगी का संरक्षक, ठीक है। बलाधीप कौन था? चुंगी का संरक्षक। फिर देखिए तलार कौन था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। तलार था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल था ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। पट्टकोल था ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। सहसा अधिपति था चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। सहसा अधिपति था चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधीप था चुंगी का संरक्षक, ठीक है। चलिए याद रखिएगा और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे फिर देखेंगे एक बार हम लोग, यहाँ देखें
तलार था दोस्तों रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। तलार कौन था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ठीक है। पट्टकोल कौन था? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। पट्टकोल कौन था? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। सहसा अधिपति कौन था? चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। सहसा अधिपति कौन था? चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधीप कौन था? चुंगी का संरक्षक। बलाधीप कौन था? चुंगी का संरक्षक, ठीक है। फिर देखें, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी, सहसा अधिपति चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी और बलाधीप चुंगी का संरक्षक, ठीक है। चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति और उनसे संबंधित कार्य को सुमेल करना है, ठीक है। कह रहा है डीके कार्वे। तो डीके कार्वे कौन थे दोस्तों? सचिव थे वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के। डीके कार्वे कौन थे? सचिव थे दोस्तों वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों जेईडी बेथून। तो जेईडी बेथून कौन थे? कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। क्या है? जेईडी बेथून ने दोस्तों कलकत्ता में कन्या कॉलेज की स्थापना की थी। फिर कह रहा है ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वर चंद विद्यासागर दोस्तों कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। क्या है? ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे और बीएम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ठीक है। जो हमारे बीएम मालाबारी थे वह बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ठीक है। और सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे? वह है दोस्तों हमारा ए, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। चलिए फिर देखिए, डीके कार्वे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के, ठीक है। डीके कार्वे हो जाएंगे सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के, ठीक है। फिर जेईडी बेथून हो जाएंगे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करेंगे। जेईडी बेथून करेंगे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हो जाएंगे और बीएम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ठीक है। डीके कार्वे हो जाएंगे सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। जेईडी बेथून हो जाएंगे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वर चंद विद्यासागर हो जाएंगे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य और बीएम मालाबारी हो जाएंगे बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, सही आंसर इसका हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। चलिए देखें यहाँ पे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। सारे हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं या परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिए, डीके कर्वे हो जाएंगे दोस्तों सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। डीके कर्वे हो जाएंगे सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन। जेईडी बेथून हो जाएंगे दोस्तों कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करेंगे, ठीक है। जेईडी बेथून कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करेंगे। ईश्वर चंद विद्यासागर दोस्तों कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हो जाएंगे और बीएम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। क्या है? बीएम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए 14वां देखें दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले, ठीक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर किस पर था? तो सत्य की खोज पर, वह थे दोस्तों हमारा ज्योतिबा फुले। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा यहाँ। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिए कब? 1913 में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। फिर कह रहा है दोस्तों चिटगांव शस्त्रागार छापा, ठीक है। तो चिटगांव शस्त्रागार छापा कब किया गया था? इसको याद रखिए दोस्तों, यह किया गया था हमारा 1930 में, ठीक है। चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। क्या है? बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी 1914 में, ठीक है। याद रखिएगा 1914 में। फिर कह रहा है कि केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो केंद्रीय असेंबली बम कांड कब किया गया था? यह किया गया था दोस्तों 1929 में, ठीक है। चलिए अब हम रखेंगे, सबसे पहले हम हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा, वह हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले हमारा 1 नंबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी कब? 1914 में। तो 1 के बाद फिर 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 2 और सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा चिटगांव शस्त्रागार छापा जो कि 1930 में किया गया था। तो हम सही आंसर किसको मार्क करेंगे? सही आंसर हमारा मार्क हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले देखिए गदर पार्टी की स्थापना होगी 1913 में। फिर हो जाएगा दोस्तों बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? तो फिर हो जाएगा हमारा केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। और फिर हो जाएगा दूसरा हमारा चिटगांव शस्त्रागार छापा और सही आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन ए। फिर देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। फिर हो जाएगा केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। फिर हो जाएगा चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा
बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। फिर हो जाएगा चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। और फिर चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। सही आंसर मार्क करेंगे 1, 3, 4 और सेकंड। ठीक है, याद रखिए। चलिए यहाँ देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 में। और चिटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था दोस्तों हमारा कब, 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 का। चारों डेट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, कह रहा दोस्तों हमारा हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। ठीक है, कह रहा है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। सारे प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। पूर्व वर्ष के जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों, आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देख। चलिए देखें, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर दोस्तों जो दिया गया है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, इसका चारों ऑप्शन सही नहीं है, इसका उत्तर जो दिया गया है वह स्टार मार्क किया गया है। और चलिए हम देखेंगे, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक, इसका जो व्याख्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चले, सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट। चलिए देखिए यहाँ, ठीक है, इसका आंसर देखें, स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए हम डिटेल देखेंगे। कह रहा है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखिएगा कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इतिहास में है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखें, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में सचिंद्र सान्याल, ठीक है, फिर है दोस्तों अजय घोष, फिर है जोगेश चंद्र चटर्जी आदि की भूमिका रही है। इसको याद रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में सचिंद्र सान्याल, अजय घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी का नाम याद रखिएगा। सचिंद्र सान्याल, अजय घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि की भूमिका रही है हमारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिए। चलिए 17वां नंबर देखें, कह रहा है ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो याद रखिए, ज्योतिबा फुले हमारे जो संबंधित हैं वह है जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो हमारे संबंधित हैं वह है हमारे जाति विरोधी आंदोलन से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। बार बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। वह थे हमारे दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो वह थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इनको गुरु की उपाधि देने वाले थे दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि दोस्तों प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। क्या है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, कह रहा है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है, चलिए 20वां देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नाकसीब ने। ठीक है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्सीब ने। इसको याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। ठीक है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो याद रखिए दोस्तों, वहाँ हमारा हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। ठीक है, ख्वाजा नियाउद्दीन नक्शबी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा सब्जेक्ट वह स्टार्ट होगा हमारा इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका आंसर हम बी मार्क करेंगे और फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। देखें, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता है? तो इसको याद रखिएगा, वह है दोस्तों हमारा भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता है? वह है हमारा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका जो सही सुमेल है वह है दोस्तों हमारा जो दिया गया है दोस्तों केरल, ठीक है। केरल में रबड़ जो दिया गया है यह हमारा सही सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इसमें जो सही सुमेल केवल पूछ रहा है, जो सही सुमेल है वह है दोस्तों हमारा केरल रबड़, ठीक है। ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही मार्क करेंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए देखें, बढ़ेंगे हम 23वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में उनकी अवस्थिति को सुमेल कराया जा रहा है। चलिए मिलाएंगे दोस्तों। बटेश्वर पहाड़ी, तो बटेश्वर पहाड़ी याद रखिए दोस्तों, यह स्थित है हमारे बिहार भागलपुर में, ठीक है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार भागलपुर में, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों बिलारी श्रृंखला, तो बिलारी श्रृंखला को याद रखिए कहाँ है? बिलारी श्रृंखला स्थित है दोस्तों हमारा, याद रखिए बिलारी श्रृंखला स्थित है हमारा कर्नाटक में, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों चिन श्रृंखला, तो चिन श्रृंखला को याद रखिए दोस्तों कहाँ स्थित है? चिन श्रृंखला स्थित है दोस्तों हमारा मणिपुर में, ठीक है। और फिर दोस्तों कह रहा है कि घोसी पहाड़ी, तो याद रखिए घोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारा हरियाणा में, ठीक है। सही आंसर हम कौन सा मार्क करेंगे? वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी 3, 4, 2 और 1, ठीक है। फिर देखें बटेश्वर पहाड़ी स्थित है दोस्तों कहाँ पे? तो बटेश्वर पहाड़ी है दोस्तों बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला मणिपुर में, घोसी पहाड़ी हरियाणा में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला मणिपुर में, घोसी पहाड़ी हरियाणा में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला मणिपुर में, घोसी पहाड़ी हरियाणा में, ठीक है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला दोस्तों मणिपुर में, घोसी पहाड़ी हरियाणा में, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। बटेश्वर पहाड़ी दोस्तों हमारा हो जाएगा बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला हमारा हो जाएगा मणिपुर में और घोसी पहाड़ी हरियाणा में, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे देखिए दिया गया है क्या, चलिए फिर ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ कह रहा है दोस्तों बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर जिले में, ठीक है। बिहार के भागलपुर जिले में है हमारा बटेश्वर पहाड़ी। चिन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। फिर कह रहा है घोसी पहाड़ी, तो घोसी पहाड़ी याद रखिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है हमारा घोसी पहाड़ी। और बिल्लारी श्रृंखला कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा बिल्लारी श्रृंखला है दोस्तों हमारी कर्नाटक में, ठीक है। चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ देखें, चलिए देखिए 24वें नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो ध्यानपूर्वक देखें, इसमें सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल 1 तथा 2, ठीक है। केवल 1 तथा 2 यानी कि चोआउ और लहोत्सय, ठीक है। यानी कि चोआउ और लहोत्सय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों चोआउ और लहोत्सय, ठीक है। चोआउ और लहोत्सय हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे केवल 1 तथा 2 यानी कि चोआउ और लहोत्सय हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। जितने भी हमारे पूर्व वर्ष के प्रश्न हैं वह आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। चलिए देखें निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो चोआउ और लहोत्सय इसका आप सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 1 एवं 2। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा माल्को यानी कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह दोस्तों दे रहा है चेन्नई, ठीक है। यह हमारा सही सुमेल नहीं है। बाकी देख लेंगे। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह दोस्तों हमारा कोरबा, कोरबा कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है दोस्तों हमारा कोरबा में। फिर कह रहा है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है दोस्तों हमारा हीराकुंड, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है दोस्तों हमारा हीराकुंड। फिर कह रहा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यह दोस्तों हमारा है रेणुकूट में, ठीक है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है दोस्तों कोरबा में। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है कोरबा में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है हीराकुंड में और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यह है दोस्तों रेणुकूट में। जबकि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हमारा चेन्नई में स्थित नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए फिर देखिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है दोस्तों कोरबा में।
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है दोस्तों कोरबा में, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है दोस्तों हीराकुंड में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है दोस्तों हीराकुंड में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थित है दोस्तों रेणुकूट में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थित है दोस्तों रेणुकूट में, ठीक है। जबकि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हमारा चेन्नई में स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेंगे। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी यानी कि माल्को की बात करें तो यह दोस्तों मैट्टूर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है, ना कि चेन्नई में। मैट्टूर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। वर्तमान में INDL विलय के पश्चात हिंडाल्को का भाग बन गया है, ठीक है। वर्तमान में INDL विलय के पश्चात यह हिंडाल्को का भाग बन गया है। लेकिन यह याद रखिएगा कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हमारा मैट्टूर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे? मैट्टूर सलेम जिला तमिलनाडु में, ना कि चेन्नई में, ठीक है। जबकि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या हमारा कोरबा में। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की बात करें तो कोरबा में, और बात करें इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तो यह है दोस्तों हमारा हीराकुंड में। क्या है? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में, ठीक है। और माल्को कहाँ है? सलेम जिला तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कथन और कारण है, ठीक है। कह रहा है, कथन क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी कथन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कारण क्या कह रहा है देखिए। कारण कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अभी कथन कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कारण कह रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है और दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अब बढ़ेंगे हम 27वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। भारत में कुछ जलप्रपात और उनकी अवस्थिति हमारे किस किस राज्य में है, यहाँ पे मिलान करना है। ध्यानपूर्वक देखें। चलिए बात करते हैं दूध सागर की, तो दूध सागर है दोस्तों हमारा गोवा में, ठीक है। बात करें दूध सागर की तो दूध सागर है दोस्तों गोवा में। बात करें दोस्तों बरकाना की तो बरकाना है दोस्तों हमारा कहाँ पे, इसको सुमेल करेंगे दोस्तों हम कर्नाटक से, ठीक है। बरकाना को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से, और खंडाधार को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों उड़ीसा से, ठीक है। खंडाधार को सुमेल करेंगे उड़ीसा से, और पलानी को हम लोग सुमेल करेंगे किससे? पलानी को सुमेल करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। और सही आंसर किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, दूध सागर को सुमेल करेंगे दोस्तों गोवा से, ठीक है। दूध सागर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों गोवा से, ठीक है। बरकाना को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से, ठीक है। बरकाना को सुमेल करेंगे कर्नाटक से, खंडाधार को सुमेल करेंगे उड़ीसा से, और पलानी को हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर देखिए दूध सागर को सुमेल करेंगे दोस्तों गोवा से, बरकाना को सुमेल करेंगे कर्नाटक से, खंडाधार को उड़ीसा से, पलानी को हिमाचल प्रदेश से। दूध सागर को गोवा से, बरकाना को कर्नाटक से, खंडाधार को उड़ीसा से, पलानी को हिमाचल प्रदेश से। और सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। फिर देखिए दूध सागर को गोवा से, बरकाना को कर्नाटक से, खंडाधार को उड़ीसा से, पलानी को हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। दूध सागर को गोवा से, बरकाना को कर्नाटक से, खंडाधार को उड़ीसा से, और पलानी को हिमाचल प्रदेश से। दूध सागर को गोवा से, बरकाना को कर्नाटक से, खंडाधार को उड़ीसा से, पलानी को हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें भारत के जलप्रपात और उनकी किस राज्य में स्थिति है। यह देखिए दूध सागर की बात करें तो यह है दोस्तों गोवा में, बरकाना की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक में, खंडाधार की उड़ीसा में, पलानी की हिमाचल प्रदेश में। आप लोग चारों जो है यहाँ पे जलप्रपात दिए गए हैं उनकी अवस्थिति ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय या शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों खंबात तट। और खंबात तट कहाँ है? यह है दोस्तों हमारा गुजरात राज्य में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय या शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों खंबात तट, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय या शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए खंबात तट, ठीक है। चलिए
आगे देखें 29वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो याद रखिए दोस्तों महानदी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो याद रखिए दोस्तों हमारी महानदी बेसिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी। ठीक है, परीक्षा निकट है इसलिए हम लोग चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल वही ऑप्शन देखेंगे जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। परीक्षा की दृष्टि से आगामी सारे प्रश्न हमारे चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 30वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए देखिए जनजाति और राज्य। कह रहा दोस्तों केरिया। ठीक है, तो केरिया हमारा कह रहा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, केरिया कह रहा दोस्तों हमारा उड़ीसा। फिर कह रहा दोस्तों कुकी, तो कुकी उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा दोस्तों यान्दी राजस्थान, और फिर कह रहा दोस्तों पालियान तमिलनाडु। ठीक है, पालियान तमिलनाडु। तो इसमें जो दो सही सुमेल है वह है दोस्तों हमारा केरिया उड़ीसा और पालियान तमिलनाडु, और सही आंसर हम मार्क करेंगे 1 तथा 4। ठीक है, जबकि कुकी हमारा और यान्दी यह सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कुकी जनजाति पाई जाती है हमारी पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, कुकी जनजाति हमारी पाई जाती है दोस्तों पूर्वी भारत में, और जो हमारी यान्दी जनजाति है मुख्यतः पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यान्दी कहाँ पाई जाती है। यान्दी पाई जाती है दोस्तों, यान्दी हमारी पाई जाती है या मुख्यतः पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुकी पाए जाते हैं हमारे दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में, और यान्दी पाए जाते हैं दोस्तों हमारे मुख्यतः आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जबकि केरिया हमारी उड़ीसा में पाए जाते हैं, और पालियान तमिलनाडु के अलावा केरल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसमें दो सही सुमेलित पूछ रहा है, तो याद रखिए 1 तथा 4 हमारे सही सुमेलित हैं, यानी कि केरिया दोस्तों उड़ीसा में पाए जाते हैं और पालियान तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, केरिया उड़ीसा और पालियान तमिलनाडु में यही दोनों सही सुमेल हैं, जबकि कुकी और यान्दी सही सुमेल नहीं है। कुकी पाए जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में, यान्दी पाए जाते हैं दोस्तों हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा कुकी कहाँ पूर्वोत्तर भारत में, और यान्दी हमारे पाए जाते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, केरिया जबकि उड़ीसा में पाए जाते हैं, यह सही सुमेल है। पालियान हमारे तमिलनाडु में पाए जाते हैं, यह भी सही सुमेल है। ठीक है, पालियान केरल में भी पाए जाते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो दो पूछ रहा है कौन सही सुमेल है, तो दो हमारे पहले और चौथे सही सुमेल हैं। ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों यहाँ कुछ क्रांतियां दी गई हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र को सुमेल करा रहा है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति स्थित हो जाएगा हमारा दोस्तों सुमेल करेंगे बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ठीक है, जो हमारा गोल्डन क्रांति है इसको हम लोग सुमेल करेंगे बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ग्रे क्रांति को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ग्रे क्रांति हो जाएगा दोस्तों उर्वरक उत्पादन। ठीक है, पीली क्रांति सभी लोग जानते हैं तिलहन उत्पादन, और दोस्तों हम लोग काली और ब्लैक क्रांति को सुमेल करेंगे दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, चलिए फिर देखिए गोल्डन क्रांति को सुमेल करेंगे बागवानी एवं शहद उत्पादन से। गोल्डन क्रांति को सुमेल करेंगे बागवानी एवं शहद उत्पादन से। ठीक है, ग्रे क्रांति को सुमेल करेंगे उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति को तिलहन उत्पादन से, काली और ब्लैक क्रांति को पेट्रोलियम उत्पादन से। और सही आंसर कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति हो जाएगा हमारा उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, और काली और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन क्रांति हो जाएगा बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, काली और ब्लैक क्रांति हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, फिर देखिए गोल्डन क्रांति हो जाएगा बागवानी एवं शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति हो जाएगा दोस्तों हमारा उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, और काली और ब्लैक क्रांति हो जाएगा दोस्तों हमारा पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन बागवानी एवं शहद, ग्रे हमारा उर्वरक, पीली तिलहन और काली ब्लैक पेट्रोलियम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, देखें गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन, ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन और काली पेट्रोलियम उत्पादन से। यहाँ देखें अब क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में कुछ कथन है, उनको कह रहा है इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कह रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कह रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। यह पॉइंट ही हमारा गलत दिया गया है, भारत विश्व का छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। क्या है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र हमारा
वह है भारत के अंतर्गत आता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। फिर कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो यह पॉइंट हमारा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो पहला और चौथा पॉइंट जो दिया गया है यह हमारा सही नहीं है, जबकि दूसरा कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यह पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। यहाँ भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ना होकर 7वां सबसे बड़ा देश है, तो हम सही आंसर किसको मार्क करेंगे? 2 एवं 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चलिए देखिए यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा 2 तथा 3, हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 33वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें यहाँ कह रहा है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, कह रहा है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम मार्क करेंगे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क करेंगे, यानी कि 1 तथा 2। तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं, वह है हमारे उड़ीसा और दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, वह है दोस्तों हमारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि 1 तथा 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादक शीर्ष राज्य हैं। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा उड़ीसा 59.64% के साथ प्रथम स्थान पर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा 14.11% के साथ, 14.11% के साथ हमारा दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 12.76% के साथ तीसरे स्थान पर, और झारखंड 10.93% के साथ चौथे स्थान पर। तो याद रखिएगा खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार लौह अयस्क के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा 59.64% के साथ प्रथम स्थान पर, और छत्तीसगढ़ 14.11% के साथ दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 12.76% के साथ तीसरे स्थान पर, और हमारा झारखंड 10.93% के साथ चौथे स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। ठीक है, चलिए देखेंगे तो प्रशांत का हम मिलाएंगे दोस्तों, प्रशांत का हमारा हो जाएगा दोस्तों मेरियाना गर्त। ठीक है, प्रशांत का हमारा कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा मेरियाना गर्त। फिर दोस्तों कह रहा है कि आर्कटिक, तो आर्कटिक का याद रखिए वह है दोस्तों हमारा आर्कटिक का मोलाय गर्त। ठीक है, आर्कटिक का हमारा हो जाएगा दोस्तों मोलाय गर्त, और हिंद का हो जाएगा दोस्तों हमारा सुंडा गर्त। ठीक है, हिंद का हो जाएगा सुंडा गर्त, और अंध यानी कि अटलांटिक का हो जाएगा दोस्तों हमारा प्यूटोरिको गर्त। ठीक है, अटलांटिक का हो जाएगा प्यूटोरिको गर्त, और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए प्रशांत का हो जाएगा दोस्तों मेरियाना गर्त, प्रशांत का मेरियाना गर्त, आर्कटिक का हो जाएगा मोलाय गर्त। क्या है, आर्कटिक का हो जाएगा दोस्तों मोलाय गर्त, हिंद का हो जाएगा सुंडा गर्त, और अंध अटलांटिक का हो जाएगा प्यूटोरिको गर्त। क्या है, प्रशांत का हो जाएगा मेरियाना गर्त, आर्कटिक का मोलाय गर्त, हिंद का सुंडा गर्त, और अंध अटलांटिक का प्यूटोरिको गर्त। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ देख लें प्रशांत का हो जाएगा दोस्तों मेरियाना गर्त, आर्कटिक का हो जाएगा दोस्तों मोलाय गर्त, हिंद का हो जाएगा दोस्तों सुंडा गर्त, और अंध का हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक यानी कि प्यूटोरिको गर्त। ठीक है, प्रशांत का हो जाएगा मेरियाना गर्त, आर्कटिक का हो जाएगा मोलाय गर्त, हिंद का सुंडा गर्त, और अंध अटलांटिक का प्यूटोरिको गर्त। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 35वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों मीथेन। ठीक है, कह रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों मीथेन। ठीक है, कह रहा है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मीथेन। ठीक है, चलिए आगे देखें।
36वां नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, कह रहा है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों खनिज तेल का। ठीक है, कह रहा दोस्तों म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखिए खनिज तेल। ठीक है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों खनिज तेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, चलिए देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा बसरा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा बसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, वह है दोस्तों हमारा बसरा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे 38वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। चलिए कथन पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, कह रहा है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, कह रहा है। चलिए तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए फिर देखें, कह रहा है कि अभिकथन भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, यह बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 39वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है, कथन और कारण का प्रश्न है। देखें, कह रहा है दोस्तों कथन की विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। क्या है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ठीक है, यहां देखें अभी कथन कह रहा है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से हमारा संपन्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अभी कथन कह रहा है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण कि उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र है वह पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो कथन और कारण दोनों सही है और दोस्तों हमारा कारण है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। चलिए देखें, यहाँ 40 नंबर प्रश्न कह रहा है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ठीक है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे हमारा 40वां नंबर प्रश्न की काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो याद रखिए सही आंसर ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि यह 3 देशों में विभाजित है। ठीक है, यह 3 देशों में विभाजित है हमारा बोर्नियो द्वीप, बिल्कुल सही है। 3 देश कौन कौन से हैं वह यहाँ देखिए, वह है दोस्तों हमारा इंडोनेशिया, फिर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्रुनेई। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक है, यह 3 देशों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। 1 तथा 2 दोनों हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए बढ़ेंगे हम 42वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, 42वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा दोस्तों प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। क्या है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों जर्मनी। ठीक है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, जर्मनी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जर्मनी में। ठीक है, चलिए 43वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, बोलीविया जो है दोस्तों हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, बोलीविया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ केंद्र और उद्योग सुमेल करेंगे। चलिए
ओसाका को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। ओसाका हमारा फेमस है दोस्तों, यह जापान में स्थित एक क्षेत्र है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। ओसाका हमारा फेमस है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। डेट्रॉयट हमारा फेमस है दोस्तों किसके लिए, तो डेट्रॉयट हमारा फेमस है मोटर वाहन के लिए, ठीक है। क्यूबा हमारा फेमस है दोस्तों सिगार के लिए, और फिर सेंट पीटर्सबर्ग हमारा स्थित है, यह फेमस है पोत निर्माण के लिए, ठीक है। फिर देखिए ओसाका हमारा फेमस है दोस्तों सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट फेमस है मोटर वाहन के लिए, ठीक है। क्यूबा फेमस है सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग हमारा फेमस है पोत निर्माण के लिए। और सही आंसर कौन सा मार्क करेंगे हम, बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, ठीक है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा और नीचे एक बार और देखेंगे। चलिए यहाँ देखें, ओसाका हो जाएगा दोस्तों हमारा सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग हमारा पोत निर्माण के लिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग हमारा पोत निर्माण के लिए। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। ओसाका सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका वेटेज दोस्तों परीक्षाओं में अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे संबंधित अब बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 45वां देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, तो इसको याद रखिए, यह है दोस्तों हमारा कतरनिया घाट, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, तो याद रखिए दोस्तों कतरनिया घाट। क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, वह है हमारा ऑप्शन ए कतरनिया घाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। यहाँ देखें 46वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिए दोस्तों 1986 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखिए दोस्तों भारत में 1986 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। और यह कब पारित किया गया, जब दोस्तों हमारी 3 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1986 में। इस पॉइंट को याद रखिए, दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में पारित किया गया था। चलिए आगे देखें, कह रहा दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन DDT एक है, तो याद रखिए दोस्तों अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक है दोस्तों हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT, यह भी याद रखिए, कई बार सीधे इसका नाम ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हमारा क्या है, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट याद रखें, इसकी डेट हमारा 1986, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। चलिए आगे देखें 48वां नंबर प्रश्न, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हमारे भारत का एकमात्र दोस्तों तैरता राष्ट्रीय उद्यान। याद रखें दोस्तों कहाँ स्थित है, यह स्थित है दोस्तों हमारा मणिपुर राज्य के लोकटक झील में, ठीक है। मणिपुर राज्य के लोकटक झील में दोस्तों यह हमारा स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कह रहा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, और यह उद्यान लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, और यह उद्यान लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार ये हमारे परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए 49वां नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा परमाणु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो याद रखिए परमाणु ऊर्जा। यहां देखें, कह रहा दोस्तों लकड़ी, कोयला एवं गोबर बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वह है दोस्तों हमारा परमाणु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 50वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है,
चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, वह है हमारा आर्गन, हमारा हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा हमारा हरित गृह गैस नहीं है, वह है दोस्तों हमारा आर्गन। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो याद रखिए इसका सही आंसर था कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। क्या है, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। चलिए 52वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदियों होता है। क्या है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदियों होता है। तो याद रखिए दोस्तों ओजोन। क्या है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदियों होता है। तो याद रखिए दोस्तों क्या होता है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदियों होता है दोस्तों हमारा ओजोन। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदियों होता है दोस्तों ओजोन। ठीक है, 53वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो याद रखिए यूकलिप्टस, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग एक और वीडियो लाके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हर दिन हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक एक परीक्षा का सेट हम लोग हल करते चलेंगे, जिससे हमारी पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और यूपी पीसीएस परीक्षा से पूर्व हम लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारी 17 मार्च को निर्धारित है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।